मेरे सभी शिक्षक मित्रों और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा बायोटेक्नोलॉजी में आज आपको अब तक के सबसे ज़्यादा विकसित फोरेंसिक टेक्नोलॉजी जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, इसके विषय में बताऊंगा। पहले हम समझें कि यह फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो हमारी उंगलियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के उभार और चक्र जैसी निशानियां बनी होती हैं। आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपने अपने हाथ की 10 उंगलियों का छाप दिया होगा। जब आप सिम कार्ड लेते हैं तो आपका सिम कार्ड को भी आधार से लिंक किया जाता है। उस समय भी स्कैनर पर आपको अपनी एक उंगली टिकाना पड़ता है। आप देखते हैं तुरंत आपका आधार खुल जाता है। तो डीएनए का फिंगरप्रिंट और वास्तविक फिंगरप्रिंट में अंतर है। वास्तविक फिंगरप्रिंट हमारी उंगलियों पर बने हुए ये गड्ढे और उभार जैसी निशानियां हैं। लगभग 150 ऐसे पैटर्न हैं जो व्यक्ति का अपना अपना होता है। एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता है। तो इसीलिए उस व्यक्ति के पहचान के रूप में फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किया जाता है। आमतौर से यह आजीवन एक समान रहता है, लेकिन काफ़ी उम्र हो जाने के बाद जब उंगलियां सिकुड़ने लगती हैं तो फिंगरप्रिंट लेना मुश्किल हो जाता है। कभी जल जाए उंगली तो भी फिंगरप्रिंट नहीं निकलता है, या कोई व्यक्ति मर जाता है और काफ़ी समय के बाद उसकी जांच करना होता है तो उसका बॉडी इतना डिकम्पोज कर जाता है कि उसका फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा सकता है। फिर भी यह एक बड़ा ही विश्वसनीय मेथड हाल फिलहाल तक रहा। लगभग पिछले 100 वर्षों से इसका उपयोग होते रहा और आज भी छोटे मोटे काम में, कचहरियों में, बैंक में इसका उपयोग होता है। तो इसी तरह से जैसे उंगलियों का निशान हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, उसी तरह हमारे डीएनए में भी अलग अलग लक्षण के आधार पर हमारे जीन और एलील तो डिफर करते ही हैं, लेकिन वैसे हिस्से जो जीन का काम नहीं कर रहे हैं, किसी एलील का निर्माण नहीं कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी ऐसा डीएनए का हिस्सा है जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरिएशन, पर्सन टू पर्सन अंतर पाया जाता है। अगर हम इस अंतर को समझने के लिए पूरे डीएनए का एनालिसिस करना शुरू कर दें तब तो यह काफ़ी समय लेने वाला, काफ़ी उन्नत किस्म का डीएनए सीक्वेंसर और एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। यह बहुत कॉस्टली मेथड होगा। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि मुश्किल से 0.01%, 1/10 ऑफ ए सिंगल परसेंट, 1% का 10वां हिस्सा यानी 0.01% ऐसा हिस्सा है हमारे डीएनए का जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो सिर्फ ऐसे हिस्से की हम अगर जांच करना शुरू कर दें तो यह आसान हो जाएगा कि हम दो व्यक्तियों के डीएनए को मैच करा सकें। अब इन विशेष हिस्सों को जिसे आप 0.01% समझ रहे हैं, उनमें क्या अंतर होता है? तो उसमें जो डीएनए में नाइट्रोजन बेसेज होते हैं उनकी सजावट का अंतर होता है। उस सजावट को हम 3 प्रकार से पहचानते हैं। एक कहलाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक अकेले न्यूक्लियोटाइड का ए, टी, सी, जी इनमें से किसी एक का अलग अलग तरीके से सजाना। इंसर्शंस एंड डेलीशंस, यानी कोई एक पार्ट बार बार रिपीट हो जाए, डुप्लीकेटेड होता चला जाए, और कोई वैसा ही हिस्सा निकलता चला जाए, डिलीटेड होता चला जाए, तो भी सीक्वेंस बार बार बदलेगा।
और कॉपी नंबर वेरिएशन यानी एक ही सीक्वेंस किसी व्यक्ति में 10 बार, किसी में 20 बार, किसी में 50 बार, किसी में 100 बार, ऐसे अगर वेरिएबल नंबर में रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉपी नंबर वेरिएशंस। अब आदमी के डीएनए में लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं, यानी लगभग 14 लाख ऐसे लोकेशंस हैं जहां इस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने डीएनए का प्रोफाइल तैयार करके, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्रोफाइल तैयार करके इसी अंतर को खोजने की कोशिश किया। यह डीएनए हम व्यक्ति के ब्लड से, हड्डियों के बोन मैरो से, हेयर फॉलिकल से, दूसरे किसी टिश्यू से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी डेड बॉडी को 5-6 महीने तक दफन करके भी रखा जाता है तो उसके टीथ के पल्प में और बोन मैरो में सुरक्षित रूप से डीएनए बचे हुए रह जाते हैं, जिसकी जांच की जा सकती है। लाखों वर्ष पहले बर्फ में दबे हुए मैमथ के बोन्स अभी भी सुरक्षित हैं, टिश्यू जिंदा है, उनके डीएनए निकालकर एनालिसिस किए जा रहे हैं। तो डीएनए एनालिसिस के, डीएनए प्रोफाइल के इस प्रकार की जांच करने की विधि को सर एलेक्स जेफरी ने 1984 में विकसित किया था। यह प्रोफाइल इतना ज़्यादा विश्वसनीय है कि हम इसका उपयोग व्यक्ति की पहचान और अपराधी की पहचान, बच्चे की पहचान और उसके माता पिता की पहचान इत्यादि के लिए करते रहते हैं। अब इनमें अभी तक 4-5 तरह का टेक्नोलॉजी अपनाया गया। संक्षेप में हम उन्हें भी एक एक कर देखें। जब किसी डीएनए को किसी एक विशेष प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट कराया जाता है तो ये एंजाइम्स चाहे जो भी तरह का ले, हम अपने कई एंजाइम का नाम पढ़ा, साल1, बाम H1, PBU, यूको R1, HIND2, HIND3 इत्यादि। तो किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अगर हम किसी भी व्यक्ति के डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं तो ये एंजाइम अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पहचान की सजावट पर ही जाकर तोड़ते हैं और यह सजावट पूरे डीएनए में, सभी क्रोमोसोम के डीएनए में जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है। तो हर जगह यह एंजाइम जब जाकर तोड़ेगा तो हजारों लाखों टुकड़ों में डीएनए बढ़ जाएंगे, लेकिन हर एक टुकड़ा का लेंथ अलग अलग होगा। कोई बड़ा कोई छोटा टुकड़ा टूटकर अलग होगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अगर हम इन टुकड़ों की जांच करते हैं, कहाँ कहाँ पर यह बैंड बनाते हैं इसकी जांच करते हैं, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैटर्न मिलेगा। इसी पैटर्न को हम लोग RFLP अर्थात रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ध्यान रखिएगा नाम RFLP, R फॉर रिस्ट्रिक्शन, F फॉर फ्रैगमेंट, L फॉर लेंथ एंड पॉलीमॉर्फिज्म. So after treatment of restriction endonuclease, the fragments have polymorphic structures. Some are shorter, some are longer. अब इसके बाद इन्हें डीएनए प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद प्रोब के साथ हाइड्रोलाइज करने से उन बैंड्स को देखना आसान हो जाता है। ये प्रोब हर एक डीएनए के टुकड़े के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर देते हैं और ये प्रोब आसानी से पहचाने जाते हैं। तो इससे एक पैटर्न तैयार होता है जिसकी फोटोग्राफी भी की जा सकती है। अब इस विधि के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डीएनए चाहिए। तो प्रारंभ में जब इस विधि का विकास हुआ था तो यह बड़ा पॉपुलर था, लेकिन अब उससे ज़्यादा सेंसिटिव
और कम डीएनए रहने पर भी प्रोफाइल तैयार किया जाने का तरीका ढूंढ लिया गया है। तो अब आरएफएलपी का उपयोग बहुत कम होता है। दूसरा तरीका है एसटीआर एनालिसिस। इसका मतलब हुआ शॉर्ट टैंडेम रिपीट। तो छोटे छोटे डीएनए की ऐसी सजावट है जो कई जगहों पर बार बार रिपीट होती है। जगह जगह पर यह रिपीटेड होकर माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स बनाते हैं। आमतौर से न्यूक्लियोलर रीजन में डीएनए में ऐसे रिपीट्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं को अगर पहचान कर इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो हमारे पास एक फिंगरप्रिंट तैयार होगा, जिसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर में जहाँ तहाँ जिस तरीके से हर एक व्यक्ति का अपना अपना पैटर्न के साथ जो फ्रैगमेंट रिपीट होता है, तो उस रिपीटेशंस का स्टडी किया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, जिसे बोले एसटीआर एनालिसिस, यानी शॉर्ट टैंडेम रिपीट का एनालिसिस। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 13 ऐसे रीजन्स की पहचान हुई है जिसको वे लोग अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोडिस नाम के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में रखे हुए हैं। और इन्हीं 13 रिपीटेशंस के आधार पर उन्होंने डाटाबेस तैयार किया है, जिससे किसी अपराधी, किसी व्यक्ति इत्यादि की पहचान होती है। अब छोटा से छोटा डीएनए सैंपल अगर हमारे पास है तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। और कॉपीज बनाने के बाद तब हम उन कॉपीज का डाटा एनालिसिस में उपयोग करते हैं, उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोफाइल तैयार करते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या हो जिससे कि नॉर्मल डीएनए से न्यूक्लियर डीएनए से कन्फर्मेशन मुश्किल हो जाता हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का भी एनालिसिस हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया मदर के ओवम के साथ उनके बच्चों में आता है, इसलिए हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रचना हमारी माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रचना से मिलेगी और उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रचना उनकी माँ यानी आपकी नानी के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिलेगी। आपकी मौसी, आपके मामा का डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और आपकी माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेम होगा। तो मैटरनल पेरेंटेज अगर आप देखना चाहते हैं, माँ के तरफ का रिलेशन समझना चाहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एनालिसिस किया जा सकता है। और इसी तरह से अगर बॉय और उसके फादर और उसके दादा और परदादा का रिलेशन जानना है, तो वैसी स्थिति में हम लोग वाई क्रोमोसोम का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से अपने सन में जाता है और इसलिए यह वाई क्रोमोसोम पिता के तरफ से पूरी तरह से संरक्षित है। पिता का खानदान यानी पेरेंटेज जानने का यह एक आसान उपाय होता है। तो सबसे आसान जो तरीका हम लोग अपनाते हैं वह है सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? तो अगर किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम किसी डीएनए के सैंपल को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं और उसके बाद उन टुकड़ों को एक साथ बॉयंसी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन नाम के टेक्निक से जांचते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि अधिकांश टुकड़े एक चौड़े बैंड के अंदर सिमट जाएंगे, लेकिन कुछ टुकड़े जो काफ़ी हल्के होंगे वह उस बैंड के ऊपर और जो थोड़ा ज़्यादा भारी होंगे वह उस बैंड के नीचे चले जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि मुख्य बैंड से ये टुकड़े ऊपर या नीचे अलग होंगे, तो इन्हीं बैंड्स में पाए जाने वाले डीएनए को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है।
अब इन सैटेलाइट डीएनए में अलग अलग तरह का रिपीटेशंस मिल रहा है, जिसे हमको पहचान कर उसका इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोफाइल देखना है। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दिस सेगमेंट्स हैव undergone several unequal crossing overs, as a result of which these are marked variations in repetitions of these simple sequences. तो शुरू में जैसे हमने कहा था कि इंसर्शन और डिलीशन का अंतर होता है, उसके अंदर कॉपी नंबर वेरिएशन होते हैं, तो उनके आधार पर ये सैटेलाइट डीएनए एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब हम लोग जो सबसे आसानी से सबसे अक्सर देखते हैं वह है टेंडम रिपीट्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और टेंडम रिपीट। कोई कोई सीक्वेंस एक बेस से लेकर 13 बेस लंबा होता है और वह एक निश्चित जगह पर जाकर लगभग 150 बार तक रिपीट हो सकता है। इस तरह के एक समान बेसेज के 100-150 बार लगातार आने के कारण टेंडम रिपीट तैयार होता है। इस तरह के रिपीट को हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। ठीक इसके विपरीत 14 से 500 बेस पेयर्स का लंबाई का डीएनए 20 से 100 बार तक, बल्कि 100,000 1,00,000 बार तक रिपीट होते रहता है, जिससे यह काफ़ी भारी भरकम होता है। इसे मिनी सैटेलाइट कहते हैं। तो हम लोग माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट दोनों का एनालिसिस करते हैं। ऐसे क्रोमोसोम के अंदर इसे हम फ्लोरेसेंस मार्कर के थ्रू, प्रोब के थ्रू देख सकते हैं, जिसे फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन यानी फिश टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिश टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, और इन सिटू का मतलब हुआ इनसाइड सेल, सेल के अंदर। लेकिन प्रोब की मदद से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम प्रोब का टैगिंग कराते हैं, तो सभी डीएनए बैंड को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब ये प्रोब कैसा होता है, तो ये दिखाई पड़ने लायक, फोटो खींचने लायक ऐसे मार्कर होते हैं जिसका उपयोग हम लोग डीएनए के साथ हाइब्रिडाइजेशन के लिए करते हैं। हम इस तरह के प्रोब का निर्माण जो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट की दृष्टि से बनाया जाता है, वह रेडियो लेवलिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। डीएनए में फॉस्फेट होता है। सामान्य फॉस्फोरस 30 भार का होता है। अगर हम 32 भार का फॉस्फोरस यूज करें, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज करें, तो हम उसका एक्सरे फोटोग्राफी कर सकते हैं। या इसकी जगह पर बायोटिन नाम का एक विटामिन या डिगॉक्सीजेनिन नाम का एक प्लांट प्रोडक्ट, उसको भी हम हाइब्रिडाइजेशन में उपयोग में लाते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करने से, चूँकि इस रेडियो एक्टिविटी का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हमारा बैंड जल्दी ही कलरलेस हो जाता है। उससे बेहतर बायोटिन का लेबलिंग किया जाता है। अब जो 13 से 15 प्रकार के वेरिएशंस आदमी में मिलते हैं, उनका इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोफाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस से तैयार होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम उसे एक अल्कलाइन मीडियम में रखकर गर्म करते हैं और उसके बाद प्रोब के साथ मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। अब सीधे जेल का अगर हम फोटोग्राफ लेते हैं तो इस तरह का खूबसूरत बैंडिंग पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा। आप देख रहे हैं 12 अलग अलग सैंपल का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया है। यह डीएनए प्रोफाइल क्राइम सीन से प्राप्त किए गए एक ऐसे टिश्यू से तैयार किया गया है जो मरने वाले व्यक्ति या भुक्तभोगी व्यक्ति का अपना डीएनए नहीं है। अब 3 सस्पेक्टेड व्यक्ति का डीएनए टेस्ट कराया गया। आप देखिए तीनों में किसका प्रोफाइल क्राइम सीन से प्राप्त सैंपल से मिल रहा है।
निश्चित रूप से आपने देख लिया। यह सस्पेक्ट नंबर 2 है जिसका टिश्यू क्राइम सीन से मिला, जैसे मारपीट हो, किसी का बाल पकड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश किया जाए, कोई नाखून से किसी के बॉडी को खरोंच लगाता है तो नाखून के अंदर टिश्यू और ब्लड फंसा हुआ रह जाता है, रेप सीन होते हैं तो रेपिस्ट का सीमेन महिला के वेजाइनल स्मीयर के अंदर से मिलता है, तो उसकी जांच करने के लिए इस तरह का सैंपल टेस्ट बड़ा ही उपयोगी होता है। अब साउदर्न ब्लॉटिंग कैसे होता है? तो साउदर्न ब्लॉटिंग वर्ड एक वैज्ञानिक के नाम पर आया है। E.M. साउदर्न ने यह टेक्निक डेवलप किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल प्लेट को से जेल निकालकर, जेल उठाकर ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रख दिया जाता है। अल्कलाइन मीडियम में इस प्लेट को गर्म करते हैं तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे डबल स्टैंडर्ड के जगह पर यह DNA सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। अब इसे एक मोटे वाटमैन पेपर के ऊपर क्षैतिज बिछा दिया जाता है शीशे पर रखकर, और उसे क्षैतिज जेल सिस्टम, हॉरिजॉन्टल जेल सिस्टम पर रख दिया जाता है। पेपर का दोनों छोर मोड़कर दोनों ओर के रिजर्वायर में डुबा दिया जाता है, जिसमें बफर भरा रहता है। तो ब्लॉटिंग पेपर होकर लगातार यह बफर जेल तक पहुंचते रहता है। जेल हमेशा भींगा रहता है। अब इस जेल के ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज का एक थिन शीट या नायलॉन का थिन पेपर रख करके और उसके ऊपर खूब सारा ब्लॉटिंग पेपर रखकर किसी चीज़ से दाब कर छोड़ दिया जाता है। तो ऊपर का ब्लॉटिंग पेपर बफर को एब्जॉर्ब करते रहता है और नीचे से बफर जेल होकर के पार करते रहता है। तो इसी बफर के साथ DNA के सिंगल स्ट्रैंड्स डिफ्यूज करके इस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर आकर चिपक जाते हैं। 3-4-5 घंटे के बाद उस पेपर को निकाल कर ड्राई कर लिया जाता है। कुछ देर तक उसे वार्म किया जाता है जिससे कि उस पर वो चिपक जाए। बाद में हम चाहें तो लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं या इसका फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हमारे पास जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है जिसकी मदद से हम DNA फिंगरप्रिंट्स का यानी DNA प्रोफाइल का फोटोग्राफी करके एक्सरे प्लेट के बदले कंप्यूटर के मेमोरी में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक बच्चे के माँ तो ज्ञात होती है, पिता कौन है इसका पता कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर खो गया है और काफ़ी दिनों के बाद वह मिलता है तो वह बच्चा हो सकता है एक से अधिक पेरेंट, 2 या 3 व्यक्ति अपना बच्चा मानकर क्लेम कर रहे हों, तो उनके DNA से मैचिंग कराया जा सकता है। कई बार आज ऐसे हादसे हो जाते हैं बम विस्फोट में या अमरनाथ में, जो एकाएक भयानक बाढ़ आ गया था बांध टूटने के कारण, उसके कारण बॉडी एकदम डिकम्पोज कर जाता है। तो उस बुरी तरह से घायल नहीं पहचाने जाने लायक बॉडी को क्लेम करने वाले रिलेटिव्स के ब्लड से मैच कराकर हम पहचान कर सकते हैं। और आपराधिक मामलों में अभी मैंने चर्चा किया कि अपराधी के शरीर का खून या रेपिस्ट के स्पर्म के DNA इत्यादि की जांच के द्वारा हम 95% से अधिक गारंटी के साथ कन्फर्म रूप से उस एविडेंस को प्रमाणित कर सकते हैं कि यह सैंपल उसी अपराधी का है, किसी अन्य का नहीं है। तो इस तरह से DNA का पेरेंटल टेस्ट में, कई प्रकार के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में, माता पिता से संबंध ज्ञात करने में, घायल अनजान गले सड़े लाशों को पहचानने में, अपराधियों को पहचानने में करते हैं। तो यह एक बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी है
अब आप इस तरह से इस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के मास्टरपीस बन चुके हैं। अब आप चाहें तो आसानी से इसे पढ़कर दोहरा कर समझ सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी क्या है। अभी इस फोटोग्राफ में देखिए, एक मेल व्यक्ति सस्पेक्टेड है, एक महिला का दावा है कि उसका बच्चा फलाने व्यक्ति का बच्चा है, लेकिन वह फलाना व्यक्ति इस बात से डिनाई कर रहा है, वह कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अब 4 अलग अलग मार्कर का उपयोग करके माँ का, बच्चे का और उस संबंधित व्यक्ति का मैचिंग कराया गया। पहला में देखिए, बैंड नंबर ए माँ और बच्चे का एक समान है और बैंड नंबर सी बच्चे और उस सस्पेक्टेड फादर, अलेज्ड फादर का एक समान है। दूसरे में माँ का जी बैंड बच्चे के एक डीएनए बैंड से और उस अलेज्ड फादर का ई बैंड बच्चे के बैंड से टैली कर रहा है। तीसरे केस में माँ और बच्चे का आई बैंड और उस एलेज्ड फादर का के बैंड आपस में टैली कर रहा है। और इसी तरह चौथे प्रोब में माँ और बच्चे का यह एम बैंड और अलेज्ड फादर का यह ओ बैंड आपस में टैली कर रहा है। यानी कि हर हालत में बच्चे का 50% डीएनए माँ से और 50% डीएनए उसके फादर से टैली कर रहा है। तो इस तरह यह कन्फर्म हुआ कि वह अलेज्ड व्यक्ति ही उस बच्चे का फादर है। तो अब आप समझ गए कि यह कितना महत्वपूर्ण मेथड है। इस मेथड को समझने के बाद अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किसी प्लांट, किसी एनिमल के इम्प्रूवमेंट में या फिर किसी कंपाउंड के बनाए जाने के लिए कैसे किया जाता है, इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।